अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। कहने वाले कह रहे हैं कि मरी सानहे को ज़ाहिर एक दिन गुजरा है, दूसरा दिन भी गुजरेगा और उसके बाद सब भूल भाल जाएंगे। लेकिन हमारा सवाल कल से ही यही है कि हुकूमत ने आखिर इस सानहे से क्या सीखा। हमने देखा कि पंजाब हुकूमत की दौड़ें लग चुकी हैं। वज़ीर आला पंजाब जनाब उस्मान बुज़दार साहब ने आज हेलीकॉप्टर के थ्रू भी तमाम तर एरिया का जायजा लिया। लोगों ने उसको तनकीद का निशाना बनाया, लेकिन उसके साथ साथ कुछ ऐसी वीडियोस भी सामने आई जिसमें देखा गया कि वो खुद भी जो है घड़ियाल के इलाके में इलाके का दौरा भी कर रहे हैं। उनको ब्रीफिंग भी दी गई कि कहाँ कमी कहाँ कोताही हुई है। सुनने में ये भी आया है कि बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़ भी होगी। अहम ओहदों पर तैनातियां जो हैं, चाहे वो डीसी लेवल्स पर ही मौजूद हैं, उनको तब्दील किया जा सकता है। तर्जुमान पंजाब हुकूमत से आज हमने वक्त लिया है, जरा जानने की कोशिश करेंगे कि इस सानहे के बाद पंजाब हुकूमत ने क्या सीखा है। और आज ही के प्रोग्राम में कराची की सियासत के हवाले से बात हो रही है कि जनवरी जो है वो कराची की सियासत के लिए बहुत अहम होगा। डॉक्टर फारूक सत्तार से भी आज हमने वक्त लिया है, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो अफसोसनाक वाकया पेश आया है, इसमें अगर आप लोग इस वक्त भी हमारे प्रोग्राम देख रहे हैं तो लाइव कॉल का जो बैंड है वो ऑन कर दिया गया है, आप हमें लाइव कॉल्स भी कर सकेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खाबर साहब से, और ये जानना चाहेंगे कि हसन खाबर साहब के सामने और उन्होंने ब्रीफ भी किया है उस्मान बुज़दार को। सानहे की इब्तिदाई रिपोर्ट जो है वो मुरतब की गई है। देखना यह है कि पंजाब हुकूमत ने क्या फाइंडिंग्स अभी तक निकाली हैं, कहाँ गलतियाँ हुई हैं। बताया गया कि मरी में जो होटल्स हैं, मैं क्या बता रही हूँ, सोशल मीडिया भरा पड़ा है कि मरी में जो होटल्स के किराए थे वो मुँह मांगे थे, लोगों की मदद करने को इस तरह से लोग तैयार नहीं थे। सारे वाक़यात के बाद कोई स्ट्रैटेजी प्लान हुई भी है या नहीं। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खाबर मेरे साथ हैं। हसन साहब अस्सलाम वालेकुम, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। हसन साहब फरमाइएगा कि आज कल भी हम देख रहे थे कि आप लोग ज़ाहिर ब्रीफिंग्स वगैरह दे रहे थे, लेकिन आज तो जनाब उस्मान बुज़दार साहब जो हैं वो खुद वहां मौजूद भी थे। क्या फाइंडिंग सामने आई है, क्या कमी क्या कोताही हुई है और किससे हुई है? जी देखिए, आज बिल्कुल चीफ मिनिस्टर साहब खुद मरी में थे, मैं उनके साथ था। वहाँ पे बहुत लंबी एक मीटिंग भी चली और तमाम पहलुओं से इस मसले का जायजा लिया गया। और इसमें वज़ीर आला पंजाब ने फैसला किया है कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम के सरबराही में एक 3 रुकनी कमेटी है जिसने 7 दिन में इस बात की इंक्वायरी करनी और कई पहलुओं को देखना है। और उन पहलुओं में ये देखना है कि क्या जो गाड़ियों की तादाद बताई गई है और जो SOP थी, क्या उसको फॉलो किया गया है। क्या जिस रात को ये हादसा हुआ है, हादसे के बाद तो तमाम मशीनरी और लोग मोबिलाइज हुए थे, लेकिन उस रात को कितनी कंप्लेंट्स आई, कितने शहरियों ने रिपोर्ट किया और वहाँ पे रात को जो मदद कहाँ तक पहुँची, जो बर्फ साफ करने वाली मशीनरी थी वो कितनी फंक्शनल थी और क्या वो पूरी तरह से मोबिलाइज की गई या नहीं की गई। तो इस तरह के कई पहलू ऐसे हैं जिनका जायजा लेने के लिए कमेटी कायम की गई है और ये इंशाल्लाह 7 दिन में जो अपनी फाइंडिंग्स है वो सबमिट करेगी। हसन साहब, लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि पंजाब हुकूमत खुद बराह रास्त इस अमल में कहाँ कोताही को देख रही है, क्योंकि ज़ाहिर आप लोग तो एक ऐसी पावर पोजीशंस पे बैठे हैं, आपको पता है, आप जब टोल से गुजरे होंगे तो आपको चुंगी से पता चला होगा कि इतनी गाड़ियां थी, आपने खुद भी इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश की होगी। क्या आपके पास अभी तक क्या चीदा सामने आ सकी चीजें, कहाँ नेग्लिजेंस हुई है? नेग्लिजेंस तो हुई है वैसे। देखिए, नहीं जरूरी नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जब भी इस तरह का वाकया होता है तो इसमें 2 चीजों को देखना जरूरी होता है। पहली चीज ये है कि क्या इसको अवॉइड किया जा सकता था, और दूसरी चीज ये है कि जब ये इंसिडेंट हो गया तो उसके बाद रिलीफ और रेस्क्यू का ऑपरेशन कैसे हुआ। रिलीफ और रेस्क्यू का ऑपरेशन तो बड़ी तनदेही से जारी है और मैं समझता हूँ कि हुकूमत ने बहुत जल्दी तमाम एजेंसीज को मोबिलाइज किया और हर मुमकिन जो वसाइल थे उनको बरूए कार लाई है। अब जो पहला सवाल है कि क्या ये चीज अवॉइडेबल थी या नहीं थी, हमारे पास अभी तक जो ट्रैफिक काउंट है वो मौजूद है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि पंजाब से 2 रास्ते बड़े ऐसे हैं जो मरी की तरफ जाते हैं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा से भी रास्ते आते हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वहाँ स्टे भी कर देते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि आखिरी दिन जो है वो उसको बंद कर दिया गया था ट्रैफिक, और बहुत कम गाड़ियां जो हैं उनको जाने दिया गया जो कि सामान ये खुर्दनोश वगैरह और सप्लाईज लेके जा रही थी। तो एक पहलू ये है कि ट्रैफिक कंट्रोल का, और दूसरा ये है कि वहां पर उस रात को क्या ऑप्शन थी और क्या वो एक्सरसाइज की गई या नहीं की गई। अभी तक की जो हमारी तमाम रिपोर्ट्स है वो ये है कि उस रात 12
बजे के बाद जो बर्फ का तूफान आया है उसमें एक पैच ऐसा था जहां पर बहुत ज्यादा बर्फ पड़ी है और वहां पे ये जो चंद गाड़ियां थी ये इनके जो एग्जॉस्ट वगैरह होते हैं वह बर्फ से बंद हो जाते हैं और वहां पे अगर गाड़ियों में हीटर लगाओ तो कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाती है। ये अभी तक एक इनिशियल जो ख्याल है, ये ऐसा नहीं था कि ये लोग वहां पर कोई सर्दी से ये बात हुई है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड से हुई है और ये बड़ी जल्दी ये हो जाता है फिनोमेना। तो ये अभी अर्ली फाइंडिंग है, लेकिन अब इस सिलसिले को मजीद देख रहे हैं और इसको इसीलिए वो जो तहकीकाती कमेटी है वो कायम की गई है ताकि वो मजीद इसका जायजा ले। हसन सर, ज़ाहिर है आपने बिल्कुल जो अभी तक चीज़ें सामने हैं उस पर तो आप बात कर रहे हैं, लेकिन अब लोग ये सवाल कर रहे हैं कि क्या इस तरह के और सानेहात से बचने के लिए क्या स्ट्रैटेजी प्लान कर रहे हैं? हुकूमत पंजाब ने इससे क्या सीखा है? देखिए, कई तरह की चीजें हैं, कुछ तो इमीडिएट चीजें हैं और मैं समझता हूँ कि वो तो हम सबको करनी है और हुकूमत को अवेयरनेस भी देनी है। एक तो ये है कि हुकूमत या पुलिस या जिला इंतजामिया जब ट्रैवल एडवाइजरी इशू करे तो मैं ये समझता हूँ कि हम सबको उनको देखना चाहिए और उनको देखते हुए सफर प्लान करना चाहिए। दूसरी तरफ ये है कि हुकूमत को भी सख्ती से बास कंट्रोल इन्फोर्स करने चाहिए, यानी कि ट्रैफिक काउंट जब एक हद से बढ़े तो फिर उस ट्रैफिक की बाई फोर्स रोक देना चाहिए। तो एक तो ये है जब बड़े आपकी पीक सीजन आए। दूसरी तरफ ये है कि कई ऐसी चीजें भी सोची गई हैं कि कई फैसले, मरी का साइज पिछले कुछ सालों में बहुत बढ़ गया है, वहाँ पे सयाहत बहुत ज्यादा फरोख्त पा गई है, तो इसलिए वज़ीर ने ये भी फैसला किया है कि ये तमाम जो कोसार के इलाके हैं इनको एक जिला बनाया जाए ताकि वहाँ पे जो इंतजामी मशीनरी है उसमें इजाफा हो और डिसीजन मेकिंग जब भी कोई ऐसा वाक़या हो वहीं से ली जा सके। इसी तरह ये भी फैसला किया गया है कि सीनियर इंतजामी अफसरों को पोस्ट किया जाएगा। मरी में पहले एक असिस्टेंट कमिश्नर पोस्ट होता है, उसकी जगह एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, एक एसपी की तैनाती की जाएगी। गैर कानूनी जो इमारतें हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। कई सालों में कई गैर कानूनी इमारतें भी वहाँ पे खड़ी हुई हैं और कई जो आर्टीरियल रोड हैं उनको भी स्ट्रेंथन किया जाएगा, बनाया जाएगा ताकि ट्रैफिक का जब फ्लो ज्यादा हो या ट्रैफिक फंसे तो उसको भी निकाला जा सके। और 112 ने भी वज़ीर को रिक्वेस्ट की है ट्रेल बाइक्स वगैरह की और वायरलेस सेटों की मरी के लिए वो भी उनको फराहम किए जाएंगे। तो ये काफी सारी चीजें हैं जो अब हम करने जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, ये तो वो सारी स्ट्रैटेजी है जो आप बिल्कुल प्लान करेंगे, लेकिन सर एक बहुत ही आप शायद इसको छोटा मसला समझे लेकिन ये वाकई बहुत बड़ा मसला रहा कि जब मरी के अंदर जो होटल्स थे जहां पर कमरे खाली भी थे, लोगों ने रिक्वेस्ट भी की कि इस मौसम में आप हमें सस्ते पैसों में वो किराए पे दे दें कमरा, तो होटल्स के लोगों ने वो कमरे नहीं दिए। यानी यहाँ पर भी कीमतों पर बात होती रही, लोगों से पैसे ऐंठने का सिलसिला जारी रहा। इस पर क्या प्लानिंग की है हुकूमत ने, किस तरह से वहां पर चीजों के ऊपर चेक एंड बैलेंस किया जा सकता है? देखिए, इस चीज के ऊपर भी वज़ीर ने बड़ा सख्त नोटिस लिया है और मैं समझता हूँ कि इसमें तो मैं आपको ज्यादा बेहतर बता सकता हूँ और मैं समझता हूँ कि कुछ जिम्मेदारी मुझे भी कबूल करनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि टूरिज्म का पोर्टफोलियो भी मेरे पास है और ये जो मैं आपको उसकी वजह बताता हूँ। देखिए, ये बिल्कुल लोग जो है ये मुनाफाखोरी करते हैं और इसको कंट्रोल करना कुछ जिला इंतजामिया का काम है और कानून के मुताबिक टूरिज्म डिपार्टमेंट के नीचे एक इदारा है, डिपार्टमेंट ऑफ टूरिस्ट सर्विसेज। ये प्राइवेट सेक्टर को रेगुलेट करना उनका भी काम है, लेकिन ये कभी भी ना इदारा बन सका उस तरह से, ना इसमें उस तरह के लोग हैं, ना उसके वसाइल हैं कि ये कर सका। तो हमें अपनी रेगुलेटरी कैपेसिटी जो है उसको स्ट्रेंथन करना है। हम पहले भी कुछ प्रपोजल्स के ऊपर काम कर रहे थे, उस पर बहुत तेजी से आगे जाएंगे, लेकिन इसमें काम हुकूमत का ये होगा कि एक इफेक्टिव रेगुलेटरी स्ट्रक्चर लाए ताकि होटल्स वगैरह जो है ये क्वालिटी सर्विसेज भी दें, भले भी, लेकिन लोगों से ऐसे जो एक्सप्लॉयटेशन या एक्सटॉर्शन है वो ना कर सके। हमें इसको बिल्कुल कला कमा इसका करना है। वेल, थैंक यू वेरी मच हसन खावर हमसे बात करने के लिए। तर्जमान पंजाब हुकूमत कह रहे हैं कि प्लानिंग ने कर ली है, हुकूमत सीख बैठी है कि आइंदा ऐसे हादसात से कैसे बचना है। पूरा शो आप लोगों के सामने है और ड्यूरिंग द शो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं क्योंकि हम लाइव ही हैं। अगर आप मरी में हैं या मरी के आसपास किसी इलाके में हैं तो मुझे अगर वहां से कॉल भी करके बताएं कि ये जो एक बार बार बात सामने आ रही है कि वहां पर रवैया लोगों का ऐसा था कि जिसको बदलने की जरूरत है, चाहे होटल्स की तरफ से क्लेम्स कर दिया जा रहा हो। ज़ाहिर है बहुत सारे लोगों ने हेल्प आउट भी किया, लेकिन जिन लोगों ने नहीं किया उनकी वजह से भी लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अच्छा, एक लाइव कॉलर्स आ गए हमारे साथ, सुहेल रावलपिंडी से। अस्सलाम वालेकुम सुहेल साहब। वालेकुम सलाम जी मैम, मैं सुहेल। जी सुहेल साहब, क्या बताइए। सर मैं ये बताना चाह रहा हूँ, वहाँ पे जो होटलिंग था
आपकी लाइन में डिस्टॉर्शन आ रही है। जी मैम। जी सुहेल, आप अपनी आवाज ना सुने, आप मुझे बात बताएं, आप गए थे मरी अभी? मैं ये बात बताना चाह रहा हूँ, वहाँ पे जो होटलिंग सिस्टम था उन्होंने मन मर्जी रेंट वसूल करने की कोशिश, मैंने ये बताना चाह रहा हूँ वहाँ पे जो होटलिंग वाला सिस्टम था अपने मन मर्जी से पैसे वसूल करने की कोशिश कर रहे थे। 12-12 हजार पे रूम। 12,000 तो सर सुहेल साहब कुछ भी नहीं है, वो तो 12,000 तो आप बिल्कुल मेरे ख्याल है नॉर्मल प्राइस बता रहे, 50-50 हजार तक है। वेल थैंक यू सुहेल सर। वो बात मैं अपनी सुहेल सर मैं बहुत शुक्रिया सर, मेरे पास वक्त बहुत कम है क्योंकि मैं फिर ब्रेक की तरफ जाऊंगी। हसन कराची से, हेलो अस्सलाम वालेकुम हसन। हसन जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी अयाज बात कर रहा हूँ कराची से। मैम बहुत शुक्रिया, सबसे पहले तो बहुत अफसोस कि इस तरह का वाकया हुआ, लेकिन मैं कुछ सजेशन देना चाह रहा था मुख्तसरन कि टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए जरूर कोई ना कोई इस तरह का एटलीस्ट फेसबुक पेज बना दें कि जब कोई सयाह इस एरिया पे फंस जाए तो फौरन उस पे जो है वो अपनी प्रॉब्लम शेयर कर दें ताकि मुतल्लिका हुक्काम तक फौरी तौर पर वो चीज़ पहुंचे। और सेकेंडली जो होटल्स के हवाले से बात हो रही है जिसमें ये कहा जा रहा है कि ज्यादा किराया वसूल कर रहे हैं, तो उसमें जरूर उन होटल्स के नाम हाईलाइट किए जाए, पब्लिक किए जाए ताकि लोग उनको एब्सोल्युटली राइट, एग्री विद दैट। जिन लोगों ने इस तरह का अमल किया उनको हाईलाइट करना चाहिए। अयाज थैंक यू वेरी मच। ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, कोशिश तो थी कि आज ज्यादा कॉल्स लेती, लेकिन ज़ाहिर है डॉक्टर फारूक सत्तार को भी हमने वक्त दे रखा है क्योंकि जनवरी में कराची की सियासत बदलने की बातें हो रही हैं। ये बातें कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है, इस पर बात करेंगे राइट आफ्टर दिस ब्रेक। यू वॉचिंग 7 से 8। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे लेकिन मुझे बताया गया कि मुसलसल जो है वो लाइव कॉल्स आ रही हैं, मरी सानहे पर लोग बात करना चाहते हैं। मैं खुद भी बात करना चाहती थी और मेरी ख्वाहिश यही है कि ऐसे सानहात से हम सीखते क्या हैं। मेरा सवाल सिर्फ यही है, ऐसा ना हो खुदा ना खास्ता कि दोबारा ऐसे सानहात का हमें सामना करना पड़े। आप लाइव कॉल्स करके बात कर सकते हैं क्योंकि मैंने थोड़ी सी इंतज़ार की जहमत दी है डॉक्टर फारूक सत्तार साहब को ताकि आपकी जो बात है वो पहुँच जाए, क्योंकि मुझे बार बार PCR कह रहा है कि लाइव कॉल्स मुसलसल ब्रेक्स पर आ रही थी और आप चाहते हैं, अवाम चाहती है कि वो साने मरी पर अपनी राय जरूर दे। लेकिन मैं चाहती हूं कि मरी में जो लोग विजिट करके आए हैं, रीसेंट विजिट करके आए हैं और वहां से जो शिकायत का एक अंबार है जो कि सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहा है, चाहे वो किराए के इजाफे की बात हो, मतलब हद दर्जे की बात उठने पर आई कि एक अंडा जो है वो 250 रुपए में बताया गया कि किसी ने बेचने की कोशिश की और खरीदा भी गया। मतलब इंतहा हो गई। एक तो मुनाफाखोरी तो एक तरफ, लेकिन ये तो कोई मतलब दलील ही नहीं है ना। कॉल आ रही है तो मुझे बताएं वरना फिर हम डॉक्टर साहब की तरफ चलते हैं। हेलो, कॉल है हमारे साथ? जी अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी हम लोग जुम्मे वाले दिन यहाँ से गए हैं रावलपिंडी से, तो माल रोड तक तो हम पहुंचे नहीं, पीछे हम लोग उतरे हैं तो फिर हम लोगों की गाड़ी चिंगा गली में फंस गई थी। अच्छा। तो हाँ जी, सारी रात हम लोग उधर फंसे रहे हैं। तो हम लोगों ने काफी फोन किए हैं मदद के लिए, लेकिन कोई भी नहीं आया। तो हमें ये नहीं पता था कि माल रोड तक या आगे पीछे और भी गाड़ी हैं। तो फिर हम लोगों ने जब थोड़ा नाश्ता वगैरह किया अगले दिन के, और ये है कि रात बहुत खराब गुजरी, तो गोले भी गाड़ी पे गिरते रहे, बर्फ। लेकिन शबनम मैं ये जानना चाह रही थी कि आप लोग जब वहां पर चीजें खरीद रहे थे, या ज़ाहिर होटल वगैरह इंसान लेता है कमरा, बच्चों के साथ घूमने फिरने जाता है, तो किराए वगैरह लोगों ने ज्यादा मांगे क्या आप लोगों से? डिस्कस कर रही हूँ कि हम लोग डर गए। मैं थी, मेरे साथ मेरी 2 बेटियां थी, भाई थे, उनके 4 बच्चे थे। उसके अलावा जो है मेरे भाई भाभी थे, उनके छोटे छोटे बच्चे थे। मैंने शबनम की बात पूरी सुनी थी। वेल थैंक यू शबनम। आप कह रही हैं कि ज़ाहिर मसाइल थे वहाँ पर। गुजरांवाला से कॉल है। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम सर।
कॉल में डिस्टॉर्शन आ रही है। वेल थैंक यू सो मच। मैं बार बार कह रही हूँ कि मैं चाहती हूँ कि ऐसे प्रोग्राम्स पर आवाम की राय ज़रूर लूँ, लेकिन आपसे वादा रहा आज नहीं, आज ज़रा डॉक्टर फारूक सत्तार साहब को टाइम दे दिया है तो ज़रा उनसे बात किए लेते हैं कराची की सियासत पर। लेकिन ये साना हमें क्या सिखा के गया है, इसका पीछा हम जब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक कि हम कुछ सीख नहीं जाते। डॉक्टर फारूक सत्तार साहब कराची की सियासत का इंपॉर्टेंट नाम, सरबराह एमक्यूएम तंजीम बहाली कमेटी, इंपॉर्टेंट शख्सियत हैं। मैंने कहा कि कहा जा रहा है कि कराची में जनवरी में कुछ बेहतर होने वाला है या कुछ बड़ा होने वाला है। डॉक्टर फारूक सत्तार साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जी वालेकुम अस्सलाम और बहुत शुक्रिया आपका भी। जी थैंक यू डॉक्टर साहब। सॉरी कि आपको थोड़ा इंतजार की जहमत उठानी पड़ी, लेकिन सर कहा जा रहा है कि अब कराची वाले ज्यादा इंतजार नहीं करेंगे क्योंकि जनवरी में कोई सरप्राइज आने वाला है। कौन आ रहा है, कैसे आ रहा है और क्यों आ रहा है? अब मैं समझता हूँ कि ये सारी बातें तो अपनी जगह पर है, लेकिन वक्त मेरे ख्याल में किसी का इंतज़ार नहीं करेगा। नाउ और नेवर वाली सूरत हाल है। कौमी सतह पर भी एक मुझे बैंकरप्सी नज़र आ रही है, दिवालियापन। अच्छा। कि कौमी एजेंडा कोई नहीं है और अपोजिशन और हुकूमत की जमातें अलग अलग अपने कुछ भी नहीं कर सकती हैं, यानी इस मुल्क को कसीरुल जहती और कराची को ख़ास तौर पे इस सूरत हाल से निकालने के लिए एक जो है वो वसीतर मफाहमत और वसीउल बुनियाद इश्तराकी अमल चाहिए। कोई एक मुश्तरका मतलब कम से कम नुकात वाला एक एजेंडा हो। मैं तो इस पर काफ़ी एक साल से काम कर रहा हूँ ख़ास तौर पे बिलखुसूस, और उसी की कड़ी थी जब मैंने भी देखा हालात तेज़ी से बेकाबू हो रहे हैं तो मैं इशरतुल इबाद साहब से मिलने चला गया। फिर उसके बाद शहबाज शरीफ से मिला मैं, उसके बाद मैं जहांगीर तरीन साहब से मिला। अब मेरी सिराजुल हक जमात इस्लामी के जो सरबराह हैं उनसे मेरी 2-3 रोज़ के अंदर उनसे मुलाकात है। फिर मैं मौलाना फजलुर रहमान से भी मिलूंगा, और कराची के अंदर भी जो लोग काम कर रहे हैं चाहे किसी भी शक्ल में हो, तो मेरा पूरा इरादा है मैं उन सब से भी मिलूंगा। और इंशाअल्लाह ताला एमक्यूएम के भी जो हिस्से बकरे हैं उनको भी हमें जोड़ना है, एक जगह लाना है। और अब ये अकेली एमक्यूएम के बस की भी बात नहीं, अगर वो माजी की तरह किसी हद तक मजबूत हो जाए, अपने पैरों पर दोबारा खड़ी हो जाए, तो भी हमें जमात इस्लामी को नज़रअंदाज हम नहीं कर सकते। जो पीटीआई के बचे खुचे भी लोग होंगे जैसे भी, उनके अंदर भी कोई ऐसा नहीं है कि सब लोग पॉलिटिक्स या सोचो विचार से आ रही हैं, थोड़ा उनके यहाँ बैंकरप्सी नज़र आती है। फिर PMLN है कराची में, फिर इसी तरीके से जमात पीपल्स पार्टी को भी। तो मैं समझता हूँ कि कराची के अंदर अगर डेवलपमेंट एजेंडा पर हम सब एक हो जाएं और सीनियर क़यादत कराची के बेटों की 5 पार्टियों की, और उनके साथ अगर कुछ लोग आप सनतकार ताजिर अच्छे रेपुटेशन अच्छी शोहरत वाले, 2 अर्बन प्लानर, एक जुडिशरी का आर्टिकल 149(4) में एक लेजिस्लेशन हो, तो अगर सैकड़ों अरब रुपए अगर अब मिलने हैं कराची को जो हमें लेने और हम लेंगे, और इसके ऐलानात जब बारिशें हुई कराची डूबा, कराची वाले डूबे, जब से हो रहे हैं, तो मेरे ख्याल में अब वक्त आ गया कि वो पैसा मिलने का इम्कान है। लेकिन मोतबर क़यादत चाहिए, मोतबर लोग चाहिए, एक काबिल कबूल टीम चाहिए कि पॉलिटिकल करप्शन ना हो और 1500-1600 अरब रुपए 4 साल में लग जाए, सर्कुलर ट्रेन बन जाए, कचरा उठाने का अच्छा निज़ाम आ जाए, सीवरेज गटर का अच्छा निज़ाम आ जाए, और उसमें फिर पानी का 65 करोड़ गैलन यौमिया पानी K4 ये हो जाए। आप यकीन माने अगर ये हो जाएगा ना, तो ये पार्टियों की जो लड़ाइयाँ हैं, इल्ज़ाम जवाबी इल्ज़ाम, इसी में हमने किसी को काम नहीं करने देना। किसी एक पार्टी का मेयर आ भी गया और वो जेन्युइनली भी आ गया, किसी ने खला पुर कर भी दिया, तो भी बाकी 4 पार्टियां कहेंगी कि खलाई मखलूक ने जिताया है। तो बस इसलिए मैं इस नैरेटिव से कराची को बचाने के लिए मैंने कोशिशें की हैं, और अल्लाह का शुक्र है कि अगर कोई शख्सियत जैसा तुमने सवाल किया आने वाली है तो मैं उसका भी खैर मकदम करूँगा। बड़ी देर में जवाब दिया कि उसका खैर मकदम करूंगा, बाकी सारी तमहीद बांधी। अच्छा चलें, जब खैर मकदम कर लेंगे सारे इत्तेहाद हो भी जाएगा, सरबराह कौन होगा? डॉक्टर फारूक सत्तार साहब, मसला तो आप लोगों को यह है कि आप हिस्से बकरे एक जगह कर लें, लेकिन सरबराहियत किसके हाथ में देंगे आप?
मेरा ये झगड़ा ही नहीं कि मुझे सरबराह बनना है, मेरा ये झगड़ा, बाकी सब आपस में तय कर लें कि वो किसको बड़ा भाई बनाते हैं। भाई एक ताया अब्बू बनेगा, मैंने कई बार कहा, अब्बू एक होगा, वो किसी को भी बना ले, बाकी मामू बन जाए, ताया अब्बू बन जाए, चाचे बन जाए, लेकिन कम से कम सब मिलके ये तो तय करें रोड मैप के असल मसला 1600 अरब अगर कराची के लिए लेने हैं तो वो लेने और कैसे खर्च करने हैं, किस तरह इश्तराक अमल होगा, वसीउल बुनियाद कैसे मफाहमत होगी, ये सारी चीज़ें इस वक्त सोचने की, ना कि ये सोचने की कि जो है वो पग कौन पहनेगा और किसका कद सबसे ऊंचा होगा और कौन बाकी सब लोगों को हुक्म दे रहा होगा, किसके पास सबसे ज़्यादा इख्तियारात होंगे। ये मसला ही नहीं है। टीम निकालनी है, इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराते हैं कल और 65% नौजवानों के हवाले करते हैं। इस एजेंडे पर आ जाए ना, आफाक आए, मुस्तफा कमाल आए, खालिद मकबूल आए, ये वो लोग हैं जिनके पास कहीं ना कहीं कोई अगर अपना वोट बैंक है। ये सब मुंतशिर है, मुनकसिम है। मैं कह रहा हूँ कि चले पार्टियों को ना ख़त्म करें अपनी, लेकिन कम से कम कोई एक ऐसी यकजहती तो कायम करें, ऐसा इत्तेहाद तो कायम करें, लेकिन शर्त यह कि उस इत्तेहाद के स्ट्रक्चर में भी 65% आप नौजवानों को आगे लाएंगे। चले मान लिया मैंने आपकी बात को, आप ये बात कह रहे हैं, लेकिन मेरे नजदीक तो ये मामला है कि आप लोगों में से सरबराह कौन बनेगा, ये सवाल अपनी जगह मौजूद है, आप इसको माने या ना माने, लेकिन क्या आपको कोई फोर्स एक जगह जमा तो नहीं कर रही, जिसको आपने अभी खलाई मखलूक कहा, खलाई मखलूक हो सकती है, एस्टेब्लिशमेंट का नाम लिया जाता है, वहां से तो कोई प्रेशर नहीं आ रहा है आपको, या आपको कहा तो नहीं जा रहा कि आप लोग एक जगह इकट्ठे हो जाएं? देखें, एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से मुझे कोई बाकायदा मुंह नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद आगे वो भी इस बात पर आमादा हो कि ये करना पड़ेगा कि जो कौम परस्ती का रुझान, नफ़रत, कोई मतलब किसी को कुछ नहीं सूझा तो उसने सूबे का नारा दे दिया अपनी गिरती हुई सियासी साख को बचाने के लिए, अगर किसी और को कोई और बात नहीं सूझी तो उसने कोई और नारा लगा दिया। तो इससे अवामी तायद है नहीं, अवामी हिमायत है नहीं, मोबिलाइजेशन है नहीं, परफॉर्मेंस है नहीं, डिलीवरी है नहीं, और आप हवा में नारे लगा रहे हैं, आपके पैर तो ज़मीन पर है नहीं। तो मेरा ये कहना है पहले अपने पैरों को ज़मीन पे लगा दें। एस्टैब्लिशमेंट आएगी किसी स्टेज पे, देखें अब तो एस्टैब्लिशमेंट का अगर कोई किरदार कभी होता है तो मैं भी इस तरह ले रहा हूँ जैसे आपने सवाल किया, लेकिन कम से कम मैं हालात को देखें, हम पॉलिटिकल सर्फर्स हैं। बिल्कुल ठीक है, आप पॉलिटिकल सर्फर्स हैं और आप कह रहे हैं कि हाथ होगा तो आप उसको खैर मकदम भी करेंगे। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, लेकिन एक सवाल जाते जाते, देखिए फारूक सत्तार साहब, आपने अभी खुद कहा आप पंजाब चले गए, आपने PMLN से मुलाकातें कर ली, आपने दुबई चले गए डॉक्टर इशरतुल लिबास से मिलने, नहीं गए तो आप हैदराबाद नहीं गए, PCHS नहीं गए, लांडी नहीं गए, तो यहाँ नहीं गए, लेकिन इतने दूर दराज जा रहे हैं, इस्लामाबाद की भी इत्तलात हैं कि आप इस्लामाबाद भी जा रहे हैं, तो क्या सिलसिला है, क्यों नहीं आप खुद पहुँच जाते सबसे मिलने के लिए? देखिए, उसकी सबसे बड़ी वजह तो कि जो कौमी सतह की लीडरशिप है, आप यकीन माने इन सब ने भी मुझसे कहा कि हमारी ख्वाहिश है कि आप सब लोगों को जोड़ें और ये सब एक जगह हों, हमारे लिए और मुल्क के लिए अच्छा है। ये उनका विजन कह रहा है, उनका विजन भी जो मेरा विजन है, ये सारी तायद और हिमायत लेके कराची को कौमी सतह पे उजागर करके उसका कौमी सतह का किरदार उजागर करना है, सबकी ओनरशिप चाहिए। तो मैंने तो कहा कि MQM की भी धड़ों को मिलाना है और MQM हैज़ टू ग्रो एंड गो बियॉन्ड MQM। पूरा मुल्क और कराची कोई एक फ़र्द, एक जमात, एक तबका, आप किसी के बस की बात नहीं है। किसी की नादानी से, किसी की हिमाकत से, किसी को इतनी सियासी सूझबूझ नहीं थी, उसको इख्तिदार मिल गया, किसी को इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिल गई, अगर उसमें उतनी मैच्योरिटी, तजुर्बा, अहलियत नहीं थी, नालायकी का तड़का लग गया। फिर जिस करप्शन के खिलाफ लड़ने की बात करते थे वही करप्ट लोग आपके आसपास, जिन इलेक्टेबल्स के खिलाफ बात करते थे वही इलेक्टेबल्स आपके साथ। तो मेरा ये कहने का मकसद है कि कराची का एक कौमी किरदार है मुल्क की सियासत में भी और मुल्क की मईशत और माशरत में भी। तो ये सारी तहरीकें चलनी है ना, तो कराची को फोकस करके कराची वालों को मजबूर करना है कि वो एक हों। कराची के अवाम आम वोटर से पूछें, मैं कहीं जाता हूँ, फारूक भाई सबको एक करें, सब एक जगह हों तो एतबार आएगा। तो मैं तो ये नैरेटिव दे रहा हूँ। और खालिद मकबूल ने 1 साल पहले मुझे फ़ोन किया था, 1.5 साल पहले, और कहा कहाँ मिले, मैंने कहा आपके घर आ जाता हूँ, आप मेरे घर आ जाएं, या किसी हमारे 12 दोस्तों के ग्रुप है उनमें से किसी के घर मिलते हैं, पहले अकेले मिलते हैं। मैं इशरतुल लिबास भाई से भी मेरी 18 घंटे की बातचीत हुई है मेरी, वहाँ 3 दिन हमने सिर्फ बातचीत की है।
पिछले तजुर्बे, अब गलतियां, सारी चीज़ें, आगे क्या करना है। तो जो मैंने नैरेटिव दिया, चार्टर बराए सियासी, बराए इस्तेहकाम और तामीर और तरक्की, यही चार्टर है। तो खालिद मकबूल भाई मुझे अभी कहें मेरे घर आ जाएं, मैं उनके घर चला जाऊं, मैं आज तैयार हूं। तो मतलब ये तो वो लोग हैं कि जिनसे मिलने जाने के लिए मुझे नहीं, उनके ऊपर है, वो मुझसे कब मिलना चाहते हैं बता दे, मैं तैयार हूं। मिलना भी चाहते हैं या नहीं मिलना चाहते हैं ना डॉक्टर साहब, ये भी तो एक सवाल है। लेकिन मेरा सवाल ये था कि जो साबिक मेयर थे वसीम अख्तर साहब, उनसे आपने हिसाब किताब मांगा, करप्शन के इल्जामात, फिर आप दोबारा उधर ही जाने की बात कर रहे हैं। एक ब्रेक से वापस आऊंगी तो जरा आपसे जवाब लेती हूँ। वेलकम बैक। हम ब्रेक पर थे, डॉक्टर फारूक सत्तार ने हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहब, बड़ी बातें हो रही हैं, लेकिन सर जमात इस्लामी सब पर ही मेरा ख्याल है बाजी ले गई है, धरना देकर बैठी है, 10वां रोज है, आप लोग गए भी नहीं, कोई बातचीत भी नहीं हुई। नहीं समझते कि एज हो गया है जमात इस्लामी को कराची में? देखिए, नहीं एज की बात देखिए, मैंने एक सियासी खानापुरी की ईमानदारी की बात है और बयान दिया, खैर मकदम किया उनके इस अमल का। और मैं तो अपने सारे इंटरव्यूज़ में नाम लेता हूँ, उनके किरदार को कराची की मजमूई तामीर और तरक्की में मैंने कभी मतलब ये कि उनको नज़रअंदाज नहीं किया। तो मतलब मेरी तरफ से जो फराख दिली, कुशादा दिली नज़र आ रही है कि जमात इस्लामी को अब आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो इसीलिए कि उन्होंने जो मूव्स बनाए इस खला को पुर करने के लिए उन्होंने जो किया, तो जो जिसका ड्यू है, मैं कंजूसी नहीं करता देने में। अच्छा। हाँ, अब तक अच्छा, फिर मैंने एक डेलीगेशन 5 दिन से तैयार किया हुआ है, लेकिन किसी वजह से वो जा नहीं सका वहाँ उनको सपोर्ट करने के लिए। लेकिन वो मेरा डेलीगेशन 1 आध दिन में जा रहा है वहाँ पर। यहाँ मैं सिराजुल हक साहब से मिलूंगा और एक मेरा डेलीगेशन हाफिज नईम से मिलेगा। तो मतलब मेरी तरफ से देर तो हुई है उनके इस इक़दाम को जाकर सपोर्ट करने में, लेकिन मेरा बयान मौजूद है, मेरे इंटरव्यू मौजूद है और आपके सामने कह रहा हूँ कि मैं उनके इस इक़दाम का खैर मकदम करता हूँ जो उन्होंने बर वक्त इक़दाम किया, सही किया। और इसके अलावा रास्ता ही नहीं है। फिर जो मैं कह रहा हूँ, हाफिज़ नईमुर रहमान ने जो किया करके दिखाया, तो खालिद मकबूल भाई ने भी, जब एहसन इकबाल आके मिले तो फिर खालिद भाई ने भी कहा ना कि मैं सबसे, हम मिलेंगे, सबसे रब्ता करेंगे। लेकिन वो एक एजेंडे पर कह रहे हैं, वो बल्दियाती कानून पर और पीपल्स पार्टी के खिलाफ। मैं कह रहा हूँ महंगाई, बेरोज़गारी, तेल, बिजली, आम आदमी की हालत ज़ार, 2 वक्त का खाना उसे नसीब हो जाए, किराया दें, बच्चों की तालीम दें, बूढ़े माँ बाप का इलाज कराएं, ये भी तो सारे इश्यूज़ हैं खालिद भाई, इस पर भी। वरना आप भी इस वक्त जो MQM PTI के साथ मिलके अपने किसी एक कोई एक चीज़ ले नहीं सकी है। कोई 1100 अरब कहा था ना बारिशों के बाद, 3 नाले साफ किए वफाक ने, बाकी 1100 अरब किधर है भाई? फिर आपने 750 अरब इस साल के बजट में रखे, माली साल 6 महीने गुजरे, 7वां महीना है, 1 पैसा अब तक नहीं लगा। तो क्या सिर्फ PTI का मेयर आएगा तभी आप ये पैसा लगाएंगे? चले, मुझे आपका जवाब मिल गया, जमात इस्लामी का खैर मकदम भी हो गया और बाकी सब कुछ भी। लेकिन डॉक्टर साहब, फिर ये मुझे बताया ना कि अगले इंतखाबात, अगर जनरल इलेक्शन कॉल होते हैं, आप लोग इजमा कर भी लें, सारे जितने भी हिस्से बखरे हैं वो एक जगह इकट्ठा हो जाएं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आप टफ टाइम दे सकेंगे 13 नशिस्तों के साथ? बहरहाल वो कराची पर इस वक्त बड़ी जमात है जो कि उभर कर आई है। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से पूरे मुल्क के कम से कम मिडिल क्लास और पढ़े लिखे लोगों को बहुत उम्मीद थी कि भाई जो रिवायती सियासत है, मौरूसी सियासत है, ये जो इलेक्टेबल्स की सियासत है, ये जो वडेरों जागीरदारों का एक कब्ज़ा है, वो ख़त्म होगा। लेकिन इंतखाबात से पहले ही ऊद के पाँव पालने में नज़र आ गए थे और हमें पता चल गया था कि भाई उन्होंने पहला कंप्रोमाइज़ इलेक्टेबल्स के साथ किया, दूसरा कंप्रोमाइज़ पैसों की रेल पेल की इलेक्शन में और इलेक्शन लड़ा, इश्तिहारात अरबों रुपए के दिए, तीसरा ये कि खुद पार्टी में इत्तेसाब का निज़ाम कायम नहीं किया, चौथा ये कि सारी सिलेक्शन उनकी इवन कराची जैसे शहर में भी जो 14 MNA हैं उसमें से 10 डिफेंस और क्लिफ्टन में रहते हैं। तो जब आपने पॉश इलाकों, अपर मिडिल क्लास से ही नुमाइंदे लेने हैं, नाज़िमाबाद के भी और गोलीमार के भी और इन इलाकों के भी और कोरंगी के भी, तो फिर इसका मतलब ये है कि आपने तो पहले ही बता दिया कि ये ग्रास रूट कनेक्टिविटी नहीं है, ये अवामी सियासत नहीं। और MQM ने कुछ काम बड़े अच्छे किए, लेकिन उसका वो दूसरों को नुकसान एडिक्ट कर दिया, आदी बना दिया, गली मोहल्लों में गटर अभी बांधे, अभी खुल गया बिजली का बल्ब,
वैक्यूम जो है वो क्रिएट हुआ है और आपका इत्तेहाद शायद इसको भर पाए। सर, एक कंफ्यूजन है मेरे जहन में। डॉक्टर अशरत लिबाद साहब से मेरी लास्ट टाइम बात हुई, वो फरमा रहे थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जितनी तजावीज़ मैंने दी बल्दियाती निज़ाम के मामले पर उन्होंने मान ली, उन्होंने तारीफ की चीफ मिनिस्टर की। तो अब आप यहाँ पर तजाद में बार बार कह रहे हैं, मैंने सुना मुख्तलिफ जगहों पर, कि पीपल्स पार्टी जो है वो शहर के साथ मुखलिस नहीं है। तो ये कन्फ्यूजन क्या है? अशरत लिबाद साहब किसी और लाइन पर हैं, आप किसी और लाइन पर हैं? देखें, अगर उनका डॉक्टर अशरत लिबाद भाई से और मुझसे अच्छा नेक्सस है, और जो बिलाल भुट्टो साहब ने भी अभी एक जगह पर हम दोनों के लिए बहुत अच्छे अल्फाज अदा किए, तो मैं भी उन्हीं से बार बार ये कह रहा हूँ कि अगर सईद गनी और नासिर शाह मेरे घर आए थे और इस बल्दियाती बिल पर उन्होंने ख़ुद कहा कि ये सहीफ़ा आसमानी नहीं है, इसमें तरमीम हो सकती है, आप मशवरे दें, तो मैंने जितने मशवरे दिए उसमें से एक मशवरा नहीं माना। मेरे ख्याल में इमरान इस्माइल ने जो वैसे गवर्नर पीटीआई के नुमाइंदे के जो दिए उसमें से भी शायद एक मशवरा नहीं माना, और मतलब सुनी सबकी लेकिन किया वही जो अपना है। यानी पहले म्यूनिसिपल सर्विसेज लेके काला कानून बनाए 2013 का बल्दियाती, और अब उसे काला तरीन यानी सया, पहले सया कानून आया, अब सया तरीन कर दिया तरमीम से, और उसमें मजीद तरमीम करके भी उसे ज़रा सा भी सफ़ेद करने की कोशिश नहीं की। तो हमें तो आप इस्तेमाल कर रहे हैं ना कि हमसे मिलकर आप कह रहे हैं, और जमात इस्लामी से मिले कि आप तरमीम करेंगे, लेकिन आपने हमारी बताई। मैंने कहा कि देखें, म्यूनिसिपल सर्विसेज आप कचरा, गटर, पानी पहले ही ले गए, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, मास्टर प्लान, बिल्डिंग कंट्रोल सब ले गए। अब आपने स्कूल और जो मेडिकल कॉलेज और अब्बासी शहीद और ये बचा था ये भी आप ले गए। तो अब केएमसी का नाम चेंज करके सिंध मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन कहते, कराची का लफ्ज़ ही निकाल दें, और फिर आप असेंबली में गुर्राते कहते हैं कि आप अक़लियत में रहेंगे। डॉक्टर साहब, ये तो वो छाले हैं दिल के जो अभी तक मेरा ख्याल है अभी काफ़ी और अरसे तक आप लोग बताते रहेंगे। लेकिन सर, एक मामला था जिसके लिए मैंने ब्रेक पे जाते हुए बात भी की थी कि मेयर कराची जो साबिक रहे वसीम अख्तर साहब, उनके लिए आपने कहा कि इन्होंने मुझे हिसाब किताब नहीं दिया, करप्शन के इल्जामात तक लगे, पैसा खाने की बातें हुई। तो अब मेरे जहन में ये सवाल आ रहा था कि फिर उसी पार्टी में बैठकर काम करना, सिर्फ एक नहीं बाकी सारे लोगों पर भी इस तरह के इल्जामात रहे, तो कैसे होगा ये सब कुछ? क्योंकि याददाश्तों में तो वो चीज़ें महफूज हैं। मैंने ये नहीं कहा था, लेकिन हाँ लोग ये कह रहे हैं, और जितना भी पैसा है उसका कोई हिसाब नहीं। मुझे कई महीनों का हिसाब देना था, वो नहीं दिया। ये सारी बातें थी ना, वो तो हम कह रहे हैं, तो हिसाब नहीं दिया, ये बात बिल्कुल सही है। मुझे नहीं पता खालिद भाई ने लिया, और अगर वो मुतमईन है तो वो आके कहे कि हाँ 100% पैसा सही लगा है और किसी ने कुछ नहीं खाया, किसी की जेब में कुछ नहीं गया और कोई करप्शन नहीं हुई, तो ये वो कहेंगे। लेकिन मैं तो समझाता रहा, मैंने तो ये भी कहा 3 साल पूरे हो जाएं, अगर इख्तियार और वसाइल मजीद नहीं मिलते तो फिर आप बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। आप मुंह पे मारिए, धरना दें, 1500 काउंसलर ले जाएं, मैं और मुस्तफा कमाल भी आपके साथ खड़ेंगे, पूरी कराची आएगी। लेकिन 4 साल तक इंतजार मत कीजिएगा इख्तियार का। लेकिन 4 साल इख्तियार को एंजॉय किया, वसाइल नहीं थे, इख्तियारात नहीं थे, जितने भी थे वो अपने थे। तो अब ये सारी बातों के बाद मैं उनको बराबर ठीक है डॉक्टर फारूक सत्तार साहब, वक्त खत्म हो गया है। ख्वाहिश है कि इंशाल्लाह आगे भी आपसे इसी तरह राब्ता रहे और कुछ बात हो सके कराची के मसाइल पर, कराची की बदलती हुई सियासत पर। आज के प्रोग्राम से बस इतना ही। सना हाशमी को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।